हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज आप लोगों के लिए लाए हैं 10 जीएस का क्वेश्चन। आप इसको हमारे साथ सॉल्व करने का कोशिश करिए। देखिए इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। आपको पता है गांधी इरविन समझौता गांधी जी के दांडी यात्रा करने के बाद हुआ था, क्योंकि गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। दांडी यात्रा उन्होंने 1930 में की थी, 1930 में की थी। और इसी से बाध्य होकर गांधी इरविन ने गांधी जी से समझौता किया था। 1928 में आपको पता है साइमन कमीशन भारत आया था। 1935 में भारत अधिनियम बनाया गया था। तो हमारा ऑप्शन होगा 1931। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया। अक्सर प्रश्न पूछता है पेपर में कि सबसे पहले कौन से यूरोपियन भारत आया, तो हम लोग बताते हैं पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा केरल के कालीकट आया था। इसमें 4 ऑप्शन है, 1492, 1498, 1952, 1841। तो 1952 तो हो ही नहीं सकता है, बहुत आगे चलेगा हम। 1841 ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, सबसे चर्चित युद्ध वही है, यानी उसके पहले ही कोई आया होगा। तो 2 ऑप्शन मिलता है, 1492, 1498। तो 1492 जो है कोलंबस ने अमेरिका खोजा था, तो एक ऑप्शन रह गया, कौन सा, 1498। 1498 वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, केरल के कालीकट। ठीक है। सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। सम्राट अशोक भारत के महानतम शासकों में इनको गिनती होती है, क्योंकि उन्होंने धम्म की नीति चलाई थी। ठीक है। अब पूछ रहा है कि इनका उत्तराधिकारी कौन था। आपको पता है सम्राट अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति कराई थी और पाटलिपुत्र अपनी राजधानी उनकी थी। तो कौन हो सकता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं हो सकते, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये तो गलत ऑप्शन। बिंदुसार कौन था। बिंदुसार अशोक के पिता थे। तो बिंदुसार अशोक के पिता थे, तो उत्तराधिकारी तो नहीं हो सकते हैं। सुसीम अशोक के भाई थे। तो बच कौन सा गया ऑप्शन, दशरथ उनके पुत्र नहीं थे, पौत्र थे। पुत्र नहीं थे दशरथ। और आपको एक चीज ये भी याद रखना चाहिए कि अगर ये पूछ दे कि अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो बृहद्रथ, जिसकी पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी। अंतिम मौर्य शासक अगर पूछेगा तो बृहद्रथ बताइएगा। अब पूछता है चौथा ऑप्शन कि पश्चिमी हवाएं बहती हैं कहाँ बहती हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में, मौसम के अनुसार विभिन्न दिशा में, भूमध्य रेखा में, 30 से 40 उत्तरी दक्षिणी अक्षांश पे। तो ध्रुव पर उच्च दाब रहता है, तो वहां हवा बही नहीं सकती है, पश्चिमी हवा नहीं बह सकती। मौसम के अनुसार विभिन्न दिशा में कौन सी हवा, तो मानसूनी हवा, कभी उत्तर चलने लगती हैं, कभी दक्षिण चलने लगती हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पश्चिमी हवाएं एक ही तरफ चलती हैं, एक ही दिशा में साल भर चलती हैं। तो भूमध्य रेखा निम्न दाब क्षेत्र होता है, वहां जब हवा आती है तो हवा उठ के ऊपर चली जाती है, तो वहां हवा बह नहीं सकती है। ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये सही है। 30 अंश अक्षांश, 40 अंश अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पे बहती है। ठीक है। जब आप पृथ्वी का अगर हम लोग ऐसा बना लें और इसको भूमध्य रेखा कर दें, तो आप अगर ऊपर जाते हैं 30 अक्षांश और नीचे जाते हैं 40 अक्षांश, तो यही हवा ये पछुआ पवन बहती है। इनको पछुआ पवन के नाम से जानते हैं, चीकता साठा, गरजता चालीसा, ऐसे नामों से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है। फिर पूछता है अगला क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं। तो किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटों का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, जो 500 है, न 600, न 400, न 550। 400 इसलिए गलत हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में ही 402 सीटें,
तो 600, 400 और 550 तीनों गलत हैं। सही ऑप्शन होगा 500। अगला क्वेश्चन है, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? 1 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। सांसद निधि की शुरुआत 1993 में हुई थी। सांसद निधि सरकार सांसदों को पैसा देती है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य कर सके, स्कूल बनवा सके, जो भी उनको उचित लगे, ऐसा काम जो जनसाधारण के काम आ सके, तो उसमें वो अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। ऐसे ही विधायक निधि भी होता है। तो सांसद निधि के लिए 5 करोड़ रुपया हर साल दिया जाता है। अगर 5 साल एक सांसद का कार्यकाल है तो 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 5 साल तक दिया जाएगा। हर बार 5 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अगर राज्यसभा का सांसद है तो आपको पता है राज्यसभा में 6 साल के लिए सांसद कोई बनता है, तो उसको 6 साल तक 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ प्रति वर्ष दिया जाएगा, ताकि वो जन साधारण के उपयोग में आने के लिए कोई कार्य करा सके। अगला क्वेश्चन है, घूमर लोक नृत्य क्या है? घूमर लोक नृत्य जो है छत्तीसगढ़, बिहार नहीं है, ना ही मध्य प्रदेश में, ये राजस्थान में है। अभी कुछ साल पहले, पता नहीं आप लोगों को याद होगा कि नहीं, एक फिल्म आई थी पद्मावती, उसमें बहुत विरोध हुआ था। तो विरोध में ये नृत्य था, क्यों कि घूमर नृत्य जो होता है ये राजस्थान की महिलाएं करती हैं, और जब ये नृत्य करती हैं तो उसमें कोई भी पुरुष नहीं होना चाहिए। तो उस सॉन्ग में, उस गाने में पुरुषों को दिखा दिया गया था, तो उस पर काफी विरोध हुआ था। घूमर नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बनाया जा रहा है? देश में बस एक ही जगह एशियाई शेर पाए जाते हैं, गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। अब सरकार ये सोच रही है अभी भी कि अलग अलग जगह पे शेरों को स्थानांतरित किया जाए, कि अगर कोई ऐसी बीमारी आ जाए तो वो विलुप्त ना हो, क्योंकि ये भारत के गर्व है। ठीक है, भारत के लिए प्राइड की बात है कि भारत में ये प्राउड की बात है कि भारत में ये लायन, मतलब हमारे वहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो इसके लिए ना तो एटा है, ना तो ग्रेटर नोएडा है, ना तो गोरखपुर है। इसका सही उत्तर है इटावा। इसी तरह पूछा है, वन प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? प्राणियों की संरक्षण करने के लिए इस सप्ताह को मनाया जाता है कि जागरूकता पैदा किया जा सके। ना तो जनवरी में मनाते हैं, ना दिसंबर में, ना सितंबर में, इसको अक्टूबर में मनाया जाता है, अब वो भी 1 से 7 अक्टूबर के बीच। ध्वनि मापक इकाई बताइए। ध्वनि मापक इकाई, ध्वनि को क्या कैलोरी में मापते हैं? नहीं, ये गलत है। क्या फ़ारेनहाइट में मापते हैं? आपको पता है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मापा जाता है, कैलोरी में ऊर्जा मापा जाता है। न्यूटन बल के लिए है, बल का मात्रक हमेशा पूछता है न्यूटन। तो बच कौन सा गया? डेसिबल। डेसिबल में हम ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। जैसा भी लगे, अच्छा बुरा, जैसा भी, आवाज, चाहे साउंड, चाहे रोशनी, लाइट, जिस तरह की दिक्कत आपको नजर आए, आप हमको कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। कल फिर हम नए क्वेश्चनों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बताइए।